कि this value PV upon T is constant. PV upon T is constant. PV upon T is constant होता है बच्चों. PV upon T is constant only for an ideal gas equation. Remember the formula PV is equal to mu RT. T को अगर हमने नीचे ले लिया तो PV upon T is equal to mu R. Mu R will remain constant. So mu is also constant. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. कैसे बोला है वो क्वेश्चन देखो आप. तो उधर लिखा है 1.00 into 10⁻³ kg. तो अगर मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स्ड है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड होगा. Therefore, this dotted line represents ideal gas equation. Second question में पूछा है which is true, T1 greater than T2 और T1 less than T2. Now see, हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है बच्चों, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, any real gas equates becomes closer to ideal gas. तो ये वाला टेम्परेचर हाई होगा क्योंकि ये आइडियल गैस के ज्यादा नजदीक है. ये वाला जो ग्राफ है वो आइडियल गैस से थोड़ा दूर है. तो जो आइडियल गैस के नजदीक है उसका टेम्परेचर हाई होगा. क्यों? क्योंकि फॉर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैस इज क्लोज टू आइडियल गैस. हमारा गैस कौन सा था याद करो? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज क्लोज टू आइडियल गैस फॉर हायर टेम्परेचर. इसलिए ये वाला जो है वो टेम्परेचर हायर होगा. T1, this is T. So T1 is higher than T2. Third question पूछा है what is the value of PV upon T when the curve meets on y-axis. देखो यहाँ पर हमारा कर्व जो है वो y-axis को मीट करता है. ये पॉइंट पर PV upon T का वैल्यू क्या होगा? अभी हमको पता है कि PV upon T जो होता है वो होता है mu multiplied by R. R की वैल्यू हमको पता है 8.13. म्यू ढूंढना है. म्यू कैसे फाइंड करोगे आप? तो m इज द वैल्यू ऑफ म्यू. अभी आपके पास सॉल्यूशन शीट रेडी होगी तो एक बार जरा सॉल्यूशन देखो. मास ऑफ ऑक्सीजन की ग्राम्स कितना है? तो 1.00 10⁻³ kg दिया है, यानी कि 1 ग्राम हो गया. ऑक्सीजन का मास 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास 32 है, यानी इसका नंबर ऑफ मोल्स म्यू हो गया 1/32. तो म्यू की वैल्यू हो गई 1/32. आर की वैल्यू है 8.13. बस सब सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 0.26 पर 0.26. दैट इज द आंसर फॉर सी पार्ट. डी पार्ट में बोला है if we obtain similar plot for 1.00 into 10⁻³ kg of oxygen, would we get the same value of PV by T? Obviously the answer is क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम नहीं होगा. वॉल्यूम ऑफ गैस और नंबर ऑफ दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है और मास डिफरेंट है. तो अगर हमें एप्लीकेशन में पूछना है कि सेम वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो क्वेश्चन में आगे बोला है कि व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी द सेम वैल्यू ऑफ PV by T. यानी हमारा PV by T का जो वैल्यू है वो सेम रखना है. तो हाइड्रोजन का मास कितना रखना पड़ेगा? चलो वो देख लेते हैं कैसे करने का उसको. तो मैं है ना टेक्स्ट जो शीट में आपको दिया है उसमें जो सॉल्यूशन दिया है उसी को डिस्कस करूंगा. तो उसमें उन्होंने क्या किया है, पीछे PV upon T is equal to NR लिया है और NR का वैल्यू उनको कितना मिला है? 0.26 मिला है. PV upon T is equal to N यानी कि mu R. दोबारा हमको मिला 0.26. हाइड्रोजन गैस के लिए भी mu R is equal to 0.26 होना चाहिए, है कि नहीं? दोनों के बारे में वैल्यू सेम होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. तो म्यू कितना हो जाएगा? 1/32. ये हमने पहले ही देखा था. म्यू इज इक्वल टू 1/32 होगा. ठीक है. आर अगर नीचे ले जाएंगे तो 0.26 डिवाइड बाय आर. आर 8.1 तो 1/32 मिल जाएगा आपने. अभी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू पर क्वेश्चन में दे रखा है 2.0. 1/32 मोल अगर होगा हाइड्रोजन 1/32 मोल तो कितना ग्राम होगा? 1 मोल का वैल्यू 2.02 ग्राम है. तो 1/32 मोल्स का वैल्यू कितना होगा? तो 2.02 डिवाइडेड बाय 32 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴. So that is the solution for question number 3. Is it clear, everybody? I think I should proceed with the next question. Question number 13.4. Now, for some time I will go on explaining. After some time I will unmute you. अभी आप सबको म्यूट कर देता हूँ.
और आप सॉल्यूशन लिख के जाओ, तो जब सॉल्यूशन खत्म हो जाता है तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13.4 पर आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर्स हैज एन इनिशियल गॉस प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेयर। देखो वॉल्यूम दिया है 30 लीटर्स। वॉल्यूम कितना दिया है, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इनिशियल वॉल्यूम दिया है 30 लीटर्स। ये सिंपल समय ओरली डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे जैसे मैं रीड करता हूँ आप सॉल्यूशन नीचे पढ़ते जाओ। इनिशियल वॉल्यूम 30 लीटर्स दिया है। 30 लीटर्स को अपने को लीटर्स क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 30 लीटर्स कितना हो जाएगा, 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। नाउ द साउंड इज क्लियर। आप मैसेज करके जरा बता सकते हो अगर आपको साउंड आ रहा है बराबर तो। You can message if the sound is clear. Initial volume V1 is equal to 30 liters दिया है। Initial pressure P1 is equal to 15 atmospheres दिया है। Initial temperature दिया है 300 Kelvin। सारा वैल्यू दिया है। देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, जरा ध्यान दो। Oxygen cylinder of volume 30 liters has initial gauge pressure of 15 atmosphere. तो initial volume 30 liters, initial pressure 15 atmosphere। 15 atmosphere को में कन्वर्ट करने का 1.01 × 10⁵5 पास्कल्स हो जाएगा। फिर इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो वो हो जाएगा 300 केल्विन। ये हो गया इनिशियल वैल्यू सारा। थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन निकाल दिया और फिर प्रेशर चेंज हो गया। प्रेशर हो गया 11 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर हो गया 17 डिग्रीज। तो हमें ये पता लगा रहा है कितना ऑक्सीजन हमने निकाल दिया। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास दिया है 32 और आर का वैल्यू दिया है 8.3। तो देखो हमको पता है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। उस फॉर्मूला के बेसिस पर P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 करेंगे तो हमको म्यू आर मिल जाएगा। लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स कितना था वो पता लेते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू म्यू1 R T1। म्यू1 इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। सो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू म्यू1। ये सारी वैल्यूज डालकर आप सॉल्व कर दो तो म्यू1 की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 18.3। तो स्टार्टिंग में सिलेंडर के अंदर 18.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस भरा हुआ था। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑक्सीजन निकल गया, उसमें से लीक हो गया। जब ऑक्सीजन निकल गया उसमें से, हमने ऑक्सीजन निकाल दिया तो वैल्यूज चेंज हो गई। अभी प्रेशर चेंज हो गया, P2 अपॉन R T2 इज इक्वल टू म्यू2। अभी नया प्रेशर, नया वॉल्यूम और नया टेम्परेचर सारा दिया है क्वेश्चन में। देखो सेकेंड केस में प्रेशर दिया है 11 एटमॉस्फेयर। आपको उसको न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना मिल जाएगा आपको, 11 एटमॉस्फेयर मतलब 11 × 1.01 × 10⁻³ हो जाएगा, बराबर है। फिर वॉल्यूम कितना दिया है नेक्स्ट टाइम, तो वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि सिलेंडर वही का वही है। सिलेंडर कितना कैपेसिटी का है, 30 लीटर्स का। तो हमारा वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, 30 × 10⁻³। टेम्परेचर कितना है, 17 डिग्रीज है। तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब हमको जो नंबर ऑफ मोल्स मिलता है वो मिलता है 13.8। तो पहले 18.3 था, अब 13.8 माइनस करो तो कितना मोल ऑक्सीजन निकल गया, तो 4.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चला गया। अभी आपको मालूम है म्यू का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M अपॉन MO। तो MO पता है अपने को 32, तो 32 के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 32। द फॉर्मूला इज लाइक दिस। म्यू जो है डिफरेंस वो है M अपॉन MO। ये डिफरेंस अपने को मिला था 4.4 मल्टीप्लाइड बाय MO। MO कितना है, 32। तो 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 32 कर दो तो आपको ग्राम्स में पता चल जाएगा कि कितना, या किलोग्राम्स में पता चल जाएगा कि कितना ऑक्सीजन हमने सिलेंडर में से निकाल दिया था। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। ये 5th वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स थे, मुझे वो पूछ रहे थे, इसलिए मैं इसको ठीक से वापस रिपीट कर देता हूं। एक एयर बबल है, पानी के अंदर एक बबल है जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब और वो लेक के बॉटम में है। कितना डीप है, 40 मीटर्स डीप, और वहां पर टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम है फिर ये बबल जब नीचे से ऊपर आता है तो ऊपर तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, सरफेस पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। हमें ये पता लगाना है कि जब वो सरफेस पर आएगा तो बबल कितना बड़ा हो जाएगा। तो एक बात हमको पता है, भले क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। अभी इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो, अगर ये कोई लेक का सरफेस है और
ये पानी के अंदर नीचे हमारा बबल है, तो ये कितना डीप है, 40 मीटर्स डीप है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये पानी का जो सरफेस है ऊपर, उसके ऊपर हवा का प्रेशर लगता है। हवा का प्रेशर कितना लगता है, एयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो पानी के सरफेस पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, और फिर पानी का अपना वजन जो होता है, वेट, वो भी इस बबल के ऊपर लगता है। ये इतना पूरा जो पानी का कॉलम है उसका प्रेशर लगता है। वो प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो G। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर एक पानी का मटका आप अपने सिर पे लेकर खड़े होते हो, तो उस मटके का वजन लगता है कि नहीं लगता है? तो जैसे पानी के मटके का वजन आपको लगता है, उसमें तो कितना पानी होता है और वो मटका कितना बड़ा होता है, तो उतने मटके का अगर वजन लगता है तो 40 जितना हाइट, उतनी हाइट का पानी अगर आपके सिर पे होगा तो उसका कितना वजन आएगा? तो वो सारा वजन, यानी कि H रो G फॉर्मूला लगाओ आप। H कितना लोगे आप, 40 मीटर्स। रो पानी का डेंसिटी है, दैट इज 1 kg पर मीटर क्यूब, एंड G आपको मालूम है 9.8। तो टोटल प्रेशर जो लगेगा ना, वो होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्लस पानी का प्रेशर H रो G। ये मुझे काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये स्टेप कैसा है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी नो कि पानी का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों प्रेशर इधर नीचे लगेगा, और जब ये बबल ऊपर आ जाएगा इधर सरफेस पे, तब सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, फिर पानी का प्रेशर नहीं लगेगा। तो सेकंड केस में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है 1 atm। तो इनिशियल कंडीशन में दिया है, देखो क्या क्या दिया है कि टेम्परेचर एट 40 मीटर्स डेप्थ, वो हमको मिल जाएगा 285। वॉल्यूम ऑफ बबल एट 40 मीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। प्रेशर कितना है 40 मीटर्स डेप्थ पे, तो P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। सारी वैल्यूज डालकर जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 4.93 इंटू 10⁵। अब सरफेस टेम्परेचर दिया है 308, सरफेस का प्रेशर तो सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो वो 308। तो सरफेस के लेक का जो सरफेस है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। बस, तो अभी सारा फॉर्मूला हमारा जो है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, उसमें सारी वैल्यूज डाल दो तो आपको सरफेस का टेम्परेचर मिल जाएगा 5.275, सॉरी सरफेस का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको 5.275 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13.5। इस बात को प्रेशर वाला कंसेप्ट फिर से समझना है। ऑलराइट, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या 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 है इसमें तुम्हारा डाउट कि इसमें रो की वैल्यू 1000 लिया है। ऑलराइट, चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ। लेट अस देखो, तुमको ये समझ में आ गया इस बात की एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पानी का जो डेप्थ है वो हम लेते हैं, तो टोटल प्रेशर H1 प्लस टोटल प्रेशर ATM 1 ATM प्लस H रो G होता है। यस सर, वो तो पता चल। यस सर, टोटल प्रेशर तो होगा 40 मीटर्स पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर वो लगेगा। वो समझ में आ रहा है? इसमें कैन यू हियर मी? एक बार मैसेज करके बोल दूं, समझा क्या आपको? यस सर, वो समझ आ गया। ऑलराइट, तो फिर आगे देखो, H हमको दिया है 40 मीटर्स। रो जो है वो क्या है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी 1 ग्राम, तो अगर हमें SI में लेना है तो कितना होगा? वो 1 मीटर क्यूब बनाना है तो फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। इसलिए रो का वैल्यू 1000 लिया है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर, आई अंडरस्टैंड। तो एक बार रो का वैल्यू मिल गया 1000, फिर G तो 9.8 है, बस सारी वैल्यूज डालकर सॉल्व करना है। ओके सर, ओके। क्लियर? कैन आई प्रोसीड फर्दर? Yes sir. So students, let us go ahead with example 13.6 now. In the question it says find the total number of molecules inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in a room of capacity 25 meter cube at a temperature of 27 degrees Celsius and 1 atmosphere. देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। इमेजिन करो आपके क्लासरूम का वॉल्यूम, क्या आप इस समय आपके घर में बैठे हो, आपके रूम का वॉल्यूम कितना है? मान लो 25 मीटर क्यूब है, या ये आप मेजरमेंट कर सकते हो अपने आप। 25 मीटर क्यूब काफी बड़ा होता है।
आप अपने घर का वॉल्यूम अगर मेजर कर लो, एक मेजर टेप लेकर लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर कर लो और मल्टीप्लाई कर दो L इंटू बी इंटू एच, तो आपको अपने घर का जो रूम है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। मान लो वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब है और रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता ही है, हमको पता है। अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस रूम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर सब मिलाकर कितने मॉलिक्यूल्स है वो हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन देखो कैसे फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। आपको पता है कि पीवी अपॉन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। यू नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल। पीवी हाँ सर, इज इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू की वैल्यू n बाय एन ए मल्टीप्लाइड बाय आर टी, आर अपॉन एन ए R, इज KB. केबीटी, तो पीवी इज इक्वल टू एन केबीटी। अब हमको केबी मालूम है, टी मालूम है, पी मालूम है, वी मालूम है। P1 एटमॉस्फेयर दिया है, वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब दिया है, 20 टेम्परेचर 27 डिग्री से 300 केल्विन दिया है। सारी वैल्यूज डाल दो तो आपको n की वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट इज 6.117 into 10⁻²26। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट एंड देन गो अहेड एंड सॉल्व इट लेटर ऑन योर ओन। I proceed with example 13.7. Example 13.7 is also a very simple problem. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। Estimate the थ्री अपॉन टू केबीटी अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, मैंने आपको ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो तो फर्स्ट केस में आपको आंसर मिलता है 6.21 into 10⁻⁻23। सेकेंड केस में सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन दे रखा है, बस वैल्यू डाल दो तो 1.38 into 10⁻⁻23 multiplied by 3.2 3 by 2 multiplied by 6000, so you get 1.242 into 10⁻⁻19 joules. Very simple problem this. थर्ड वाले केस में 10⁻7 केल्विन से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आंसर million, 2.07 into 10⁻⁻16 10⁻16 joules। एक बार देख लो, सिंपल सा प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दिस। ठीक है, आई गो अहेड विद एग्जांपल 13.8। आज हम लोग एग्जांपल 13.10 तक या 9 तक करेंगे और 4 एग्जांपल्स कल करेंगे, क्योंकि फिर मुझे आपको वो थियरी के 2 क्वेश्चंस भी समझाने हैं। तो 13.8 पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 13.8 क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो, दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। आप एक काम करो, इसमें इक्वल कैपेसिटी वर्ड को अंडरलाइन कर दो, यानी दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। फर्स्ट वेसल में बोला है नियॉन है जो मोनोएटॉमिक है, सेकेंड वेसल में क्लोरीन है वो डायएटॉमिक है, और थर्ड वेसल में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है वो पॉलीएटॉमिक है। क्वेश्चन में पूछा है डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स? द आंसर इज यस, बिकॉज यू रिमेंबर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, if all the vessels have got equal pressure, equal volume and equal temperature, then the number of molecules also will be equal. So this is the answer is yes. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि क्या तीनों का VRMS सेम होगा? रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड। आंसर इज नो। याद करो, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम। हमने क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। आई होप टू रिमेंबर दैट। किसका VRMS सबसे ज्यादा होगा ऐसा पूछा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, मॉलिक्यूलर मास, उसका VRMS सबसे ज्यादा है। ऐसा प्रॉब्लम हमने क्लास में बहुत सॉल्व किया है कि नहीं? तो हमारे पास 3 गैसेस कौन से हैं? नियॉन है, फिर क्लोरीन है और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है। इसमें सबसे कम मास किसका है? तो मिनिमम मास नियॉन का है, तो उसका VRMS सबसे ज्यादा होगा। एक बार सॉल्यूशन देख लेना, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकते हो आप। 13.9 also is a very simple problem. क्या पूछा है कि at what temperature the RMS speed of an atom of argon in an argon gas cylinder equal to RMS speed of helium। मतलब कौन से टेम्परेचर पे आर्गन का और हीलियम का RMS स्पीड इक्वल होगा। इसमें हीलियम का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। VRMS का फॉर्मूला क्या है याद करो। तो VRMS का फॉर्मूला है
अंडर रूट 3RT बाय MO। MO क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो VRMS आर्गन इज इक्वल टू VRMS हीलियम। तो अंडर रूट 3RT1 आर्गन का टेम्परेचर अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। आर्गन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो 39.9 दिया है क्वेश्चन में। जितना इंफॉर्मेशन ये मेरी शीट्स में दिया है वही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा। इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT2 अपॉन हीलियम का मास कितना है? तो 4। अभी दोनों साइड से 3R कैंसल हो जाएगा। T1 हमको दिया है, सॉरी T2 हमको दिया है, हीलियम का टेम्परेचर दिया है -20 डिग्री सेल्सियस। तो -20 प्लस 273 अगर आप करते हो तो आपको हीलियम का टेम्परेचर T2 मिल जाएगा। तो अभी आपके पास T2 है, 4 है, ये 39.9 है और T1 है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा और आप सिंप्लीफाई कर दो तो आपको टेम्परेचर ऑफ नियोन मिल जाएगा। तो नियोन का टेम्परेचर कितना है? तो 2523.7 केल्विन पर नियोन का टेम्परेचर। अपने को नियोन का VRMS और हीलियम का VRMS सेम होता है। सो दैट वाज एग्जांपल 13.9। I hope until 13.9 nobody has got any problems. Be prepared for writing the test on Saturday. अभी 13.9 तक आपको अनम्यूट करके कुछ डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हो मुझे। कौन सा समझ में नहीं आया? थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 13.7 उत्तम देसाई। ओके, समझा देता हूं। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 13.7 एंड 13.9 फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, चलो देखते हैं। और किसी को कुछ? Anybody else? Or shall I go ahead? Yes. All right. चलो, third question of 13.7, third part. देखो 13.7 में क्या पूछा है? 13.7 सिंपल है, थर्ड पार्ट तो एकदम सिंपल है। टेम्परेचर दे रखा है उन्होंने। अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 kBT। 3/2 kBT. That is the formula for average energy. 3/2 multiplied by kB की वैल्यू कितनी है? 1.38 into 10⁻⁻23। और थर्ड पार्ट में टेम्परेचर देखो, क्वेश्चन में 10⁻7 केल्विन दे रखा है ऑलरेडी। सो दिस इज वेरी सिंपल। 1.38 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.69 मिलता है। नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.69 कितना होता है? 3 9 27, 18 + 2 20। तो 2.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ + 7 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻16। दैट इज इट। 13.9 विशाल को चाहिए था, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 13.9 में ऐसे पूछा है कि देखो हमारे पास 3 वेसल्स है। विशाल, क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला है कि 2 वेसल और तीनों का कैपेसिटी इक्वल है। अंडरलाइन करो वो। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। देखो विशाल, उसमें बोला है कि आर्गन का टेम्परेचर कितना होगा वो हमें ढूंढना है। दोनों का VRMS इक्वल दिया है। आर्गन का VRMS आर्गन का एंड VRMS हीलियम का, दोनों का VRMS सेम दिया है। VRMS का फॉर्मूला होता है 3RT/MO। 3RT/MO बराबर है। ये किसका? आर्गन का। तो मैं आर्गन लिख दो इधर पे, इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/MO हीलियम का। दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो ये रूट निकल जाएगा और 3R भी कैंसिल हो जाएगा। आर्गन का टेम्परेचर नहीं मालूम है, आर्गन का मास है 39.9, हीलियम का टेम्परेचर दिया है अपने को -20 + 273 कर दो तो 253 मिलेगा। और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 4। सिंपल है, 39.9 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको आर्गन का टेम्परेचर मिल जाएगा। मैंने क्या किया, पहले तो स्क्वायरिंग किया तो ये रूट निकल गया, फिर दोनों साइड से 3R कैंसिल कर दिया। आर्गन का टेम्परेचर नहीं मालूम था, T रहने दिया। हीलियम का टेम्परेचर -20 दिया था, डिग्री सेल्सियस में था, प्लस 273 करोगे तो केल्विन में -20 + 273 करोगे तो तुमको उसका केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा 253। इधर 253 डाल दिया। इसका मास 4, इसका मास 13.9 दिया है। बस 13.9 को इधर राइट में ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो और तुमको आंसर मिल जाएगा। विशाल, डू यू अंडरस्टैंड दैट?